नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। पिछले 3 जो अंक हमारे हैं उनमें आपको हमने स्वाधीनता संग्राम की कहानियों से परिचित कराया। आप बहुत कुछ जानते होंगे उनमें। भारत छोड़ो आंदोलन, फिर जो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की जो पुण्यतिथि है, जो माना जाता है कि उसी दिन उनका निधन हो गया 18 अगस्त को विमान दुर्घटना में। वो हमारा पिछला अंक था जिसमें हमने आपको सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस से परिचित कराया। उनका एक लंबा साक्षात्कार भी हमने प्रस्तुत किया। आज उसी कड़ी में हम आगे स्वाधीनता संग्राम की ही बात करेंगे और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ही कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसका मकसद है कि जो अनाम गुमनाम नायक हैं, वीर हैं, जिन्होंने शहादत दी है या जिन्होंने त्याग किया है, वैसे लोगों को सामने लाए। तो ऐसे कुछ लोगों को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य होता है। और जो बड़े लोग हैं उनके बारे में भी हम जो जानते हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है। और ये बात सुभाष चंद्र बोस पे भी लागू होती है। हम उन्हें नेताजी कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते बहुत हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो पहले थोड़ी सी चर्चा हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कर लें। जो उनको जानते हैं वो अधिकतर त्रिपुरी कांग्रेस में हुए विवाद को लेकर के जानते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभिषेक रमैया को हराया, और फिर गांधी और बोस में काफ़ी विवाद हुआ। फिर बोस को लाचार होकर के त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे, और जो उन्होंने आईएनए के अलग अलग रेजिमेंट का गठन किया तो उनका नामकरण भी गांधी, नेहरू, आज़ाद, इन लोगों के ऊपर नामकरण किया था। लेकिन उसके पहले के प्रकरण को जरा देख लें कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने। वो बने थे हरिपुरा कांग्रेस में 1938 में। और उस अधिवेशन का क्या महत्व था इसको समझ लेना जरूरी है। उसमें वो बिल्कुल ही गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। लेकिन ये थोड़ा समझ लें कि हरिपुरा का चुनाव क्यों किया गया। हरिपुरा एक छोटा सा तालुका, एक जगह है सूरत जिले में जो गुजरात में है। और हरिपुरा का चयन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसका कारण ये था कि बारडोली नाम से आप परिचित होंगे। बारडोली सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध है, 1928 का बारडोली आंदोलन, जिसमें वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सफल आंदोलन हुआ था। किसानों के ऊपर कर्ज को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने 22% बढ़ा दिया था और उसके खिलाफ वो आंदोलन हुआ था, जो एक अंजाम तक पहुंचा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और उसके बाद ही महात्मा गांधी ने उनको सरदार की उपाधि दी और ये उपाधि उनके नाम के साथ चिपक गया। तो अब वे सरदार पटेल के रूप में ही जाने जाते हैं। और फिर 1930 में भी वहाँ करबंदी जो है उसका आंदोलन हुआ। फिर सामूहिक हिजरत कहते हैं उसको, जब किसी बड़े उद्देश्य के कारण कोई अपनी मातृभूमि या देश का त्याग करता है तो उसको हिजरत कहते हैं। तो सामूहिक हिजरत का भी आंदोलन चला, करबंदी का आंदोलन चला। तो इन कारणों से बारडोली बहुत प्रसिद्ध हो गया था और इसी कारण हरिपुरा का चुनाव किया गया, जो कि सूरत जिले में ही है और बारडोली से 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। जब चुनाव किया गया हरिपुरा का तो वहाँ के लोगों में बिल्कुल इतना जो है सो अतिथियों के लोग उन्होंने सत्कार था कि उनके प्रहर्ष की कोई सीमा नहीं थी। उनके उत्साह जो है वो कुलाचे भरने वाले, जो कि किस तरह से हम अपने अतिथियों का सत्कार करें, और उसकी पाकशाला पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। तो ये जो है हरिपुरा के चुनाव की कहानी है। आपको पता है कि उसमें अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो तैयारी चल रही थी कि नए अध्यक्ष का स्वागत कैसे किया जाएगा, और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने कहा उस बैठक में, जो स्वागत समिति की बैठक थी, उसमें कहा कि नए अध्यक्ष के छकड़े के साथ 51 बैल जोत दूं, क्योंकि वो कांग्रेस का 51वां सत्र था, 51st कन्वेंशन। तो उन्होंने कहा कि उसके छकड़े में 51 जो बैलगाड़ी होगी उसमें 51 बैल लगा दो। कल्याण जी भाई ने विरोध किया कि नहीं,
कांग्रेस अध्यक्ष बैलगाड़ी पे नहीं चलेंगे, बल्कि हम उनके लिए बांसदा के राजा से रथ लाएंगे और वो जो राजा हैं इंद्र सिंह जी, प्रताप सिंह जी सोलंकी, उनसे रथ की व्यवस्था की जाएगी। तो इस पर कुछ लोगों ने शंका जाहिर की कि क्या राजा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपना रथ देंगे, क्योंकि भाई रजवाड़े जो हैं वो तो बिल्कुल स्वतंत्र थे और अंग्रेज़ों को खुश रखना चाहते थे राजे रजवाड़े, तो वो क्यों करेंगे ऐसा। तो इस पर कल्याण जी भाई ने कहा कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे रथ मांग करके लाएं। फिर अगला सवाल उठा के उनका सारथी कौन होगा। इस बात पर कुछ लोगों ने कहा कि सारथी कौन बनेगा, तो बहुत लोग बनना चाहेंगे, तो इसके लिए सारथी के पद को नीलाम कर दिया जाए और इससे काफ़ी पैसे भी आ जाएंगे। आपको हम एक घटना भी सुनाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई चीज़ों की नीलामी में कितने पैसे आते थे, उसके कुछ उदाहरण आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसमें ये फिर सहमति बनी कि नहीं, हम नीलामी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी सारथी बनेगा उसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली बात तो ये कि वो सुभाष की तरह ही त्यागी होगा, और दूसरी बात ये कि वो स्थानीय होगा, यानी वहीं बारडोली का और सूरत का होगा। उसमें एक केशव भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं एक व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ, परब में रहते हैं। परब जो है वो बड़ौदा ज़िले में है, लेकिन रहने वाले वो परब के नहीं हैं, रहने वाले तो वो वही बारडोली सूरत ज़िले के हैं। तो तुरंत एक दूसरे थे कुंवर जी भाई महेता, उन्होंने कहा कि आप छीता पटेल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, छीता पटेल की बात कर रहा हूँ। तो सब लोग सहमत हो गए कि छीता पटेल को सारथी बनाया जा सकता है। छीता पटेल के बारडोली से परब आने की भी एक बड़ी दिलचस्प और दिलकश कहानी है। जब महात्मा गांधी ने भटगान की सभा में ये घोषणा की थी कि चाहे जो भी हो जाए, अब हम साबरमती वापस नहीं जाएंगे, जब तक देश आज़ाद न हो जाए। हम कौवे कुत्ते की मौत मरेंगे, लेकिन देश को आज़ाद कराए बिना साबरमती वापस नहीं जाएंगे। इसी तरह बहुत लोगों ने अपने गांव को छोड़ दिया। जो मैं कह रहा था हिजरत, वो एक सामूहिक हिजरत था, उसमें छीतालाल पटेल भी थे, छीता पटेल। उन्होंने भी अपने गांव को छोड़ दिया और फिर सवाल हुआ कहाँ जाए, तो उन्होंने कहा कि कोई अगल बगल के गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो मोह जो है मुझे खींचेगा। वो सम्मोहन गांव के लिए बना रहेगा तो हमेशा मोह गांव की ओर खींचेगा। तो हम इतनी दूर चले जाए जहाँ से गांव बिल्कुल नज़र ही ना आ सके। और वो बड़ौदा ज़िले के परब गांव में चले गए थे और वहाँ उन्होंने बैलगाड़ी चलाने का काम किया। वो चलथान, परब से चलथान स्टेशन बैलगाड़ी चलाते थे। कई वर्षों तक उन्होंने बैलगाड़ी चलाने का काम किया। परिश्रम से, उम्र से, अभाव से, गरीबी से जो है उनके कंधे झुक गए थे, लेकिन क्या शख्सियत थी उनकी कि उनकी हिम्मत जो है बिल्कुल बनी हुई थी। वो पुरुषार्थ बिल्कुल बना हुआ था और देशभक्ति के लिए जो है सो अविरत उनका प्रयास चल रहा था। और वो गाड़ी चला करके अपना जीवन यापन करते थे और कुछ लोगों की मदद से उन्हें बटाईदारी पे खेत भी मिल गया था तो खेती भी कर लेते थे। तो इस तरह से बहुत ही कम पैसे में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उनका जब नाम आया तो फिर हुआ कि उनको बुलाया जाए। लेकिन जब छीता पटेल से कहा गया कि उनको सुभाष का सारथी बनने के लिए जाना है बारडोली, ये हरिपुरा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने भी तो कसम खाई है कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी अपने गांव, अपने ज़िले में वापस नहीं जाएंगे। तो ये बात फिर गांधी जी के संज्ञान में लाई गई। गांधी जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी बातों को सुन करके और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए कि मेरा संदेश है, और उनको जो है सो सारथी बनना है सुभाष चंद्र बोस का। वो बिल्कुल अर्जुन कृष्ण की जोड़ी होगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भोला भाई देसाई ने जो हिजरती थे उनके लिए कुछ कोष की व्यवस्था की थी कि जो लोग अपने गांव छोड़ करके चले गए हैं वो आखिर कैसे जीवन यापन करेंगे। इसलिए एक फंड बनाया गया था और उससे हिजरती की मदद की जा रही थी। लेकिन छीता पटेल ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये धर्मादा है, हम इसे नहीं स्वीकार करते। अगर देश के लिए मामूली त्याग किया है तो क्या उसके लिए हम प्रतिदान लेंगे। तो ये सारी कुछ ऐसी घटनाएं थी, कुछ ऐसी बातें थी जो छीता पटेल को बिल्कुल ही अलग बनाती थी। वो
लगता था कि जैसे कोई उनकी निजी कामना नहीं थी और सब कुछ उन्होंने देश के प्रति समर्पित कर दिया था। ईश्वर में अटूट विश्वास था, इसीलिए जो मैंने कहा कि भले ही उनके कंधे झुक गए हों, लेकिन उनके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं आई थी। गरीबी लगता था कि उनसे आकर के बिल्कुल चिपक गई हो, लेकिन उन्होंने गरीबी और अभाव को भी अंगीकार कर लिया था और जो है बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार भाव से जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है, उससे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, उनको जाकर के बोलो कि उनको आना है और सारथी बनना है, और ऐसा मैंने कहा है। तो उन्होंने फिर प्रतिवाद किया कि अभी तो देश आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन अब महात्मा जी का हुक्म है तो फिर तो विचार करना होगा। फिर गांधी जी का ये संदेश लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद गए और गांधी जी ने कहा कि आप स्वयं जाकर के उनको मेरा संदेश दीजिए कि ठीक है, आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन 1937 का जो भारत अधिनियम है उसके तहत कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन गई हैं, तो इसलिए आज़ादी भले न मिली हो, लेकिन हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ तो अधिकार हमें अवश्य मिल गए हैं। तो ऐसा कहने के बाद जो है सो छीता पटेल तैयार हुए परम छोड़ने के लिए, लेकिन जब वो छोड़ने का वक्त आया तो पूरे गांव ने उनको सामूहिक विदाई दी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे एक बड़ी भारी भूल हो गई है, हमने ईश्वर पर विश्वास नहीं करके कुछ पैसे बचा करके जमा कर लिए थे कि आगे काम आएंगे, तो ये मैंने एक पाप किया, इसलिए मैं उन पैसों से कुछ पीतल के जो है सो बोतल खरीदूंगा और वो मैं यहाँ के लोगों को बांट करके जाऊंगा। तो उन्होंने फिर वैसा ही किया, जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचा था उससे उन्होंने पीतल के कुछ बर्तन खरीदे और उन्होंने लोगों को बांटा, और उसके बाद आए और सुभाष चंद्र बोस के सारथी बने। ये कहानी है हरिपुरा कांग्रेस की। आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, लेकिन छीता पटेल का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने देश के लिए किया, केवल किया, कुछ पाया तो नहीं ही, कोई शिकायत भी नहीं थी कि उनके त्याग, उनके जो भी काम थे, जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने किया था, उसके बदले में उनको कोई प्रतिदान नहीं मिला। प्रतिदान की कामना ही नहीं थी, बल्कि कहते भी थे कि हमने प्रतिदान के लिए देश के लिए नहीं किया है, ये तो हमारा कर्तव्य बनता था। तो ये थे एक नायक जिनको हम नहीं जानते हैं, वो छीता पटेल। अब हमने आपसे कहा कि सुभाष चंद्र बोस से जो जुड़ी चीज़ें होती थीं, उनकी नीलामी में भी काफ़ी पैसे आते थे, तो वो भी एक अनाम गुमनाम व्यक्ति की कहानी है। एक बार बर्मा में एक सभा में सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की कि जो उनकी फूल माला है उसकी नीलामी करेंगे, और उन्होंने खुद ही उसकी कीमत, पहली कीमत 50,000 रुपये लगा दी। अब नीलामी में जब बोलियां लगने लगी तो 50,000, 1,00,000 इस तरह से उसकी कीमत बढ़ती कि अब सोचिए कि फूल की माला जो 1-2 दिन या 4 दिन के बाद बिल्कुल सूख जाएगी और जिससे कोई खुशबू भी नहीं आएगी, जिसकी कोई महत्ता नहीं बच जाएगी, उसके लिए जो है सो बोलियां लग रही थी। और बोली लगते लगते इतनी ऊंची चली गई कि एक हबीब नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हम इसको 1 करोड़ में खरीदेंगे। अब सोच लीजिए कि 1 करोड़ में उस पर, फिर किसी ने 1 करोड़ 1,00,000 कहा, तो फिर हबीब खड़े हुए और हबीब ने कहा कि हम 1 करोड़ 3,00,000 देंगे। उसके बाद और कोई बोली नहीं लगी, तो उन्होंने वो उस माले को 1 करोड़ 3,00,000 में कहा, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी जायदाद संपत्ति सब देश के नाम अर्पित करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, खादी के एक जोड़े कपड़े और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कोई काम। बहुत उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। सुभाष चंद्र बोस की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि धन्य हैं हम कि तुम्हारे जैसा साथी हमें मिला है, और उन्होंने खादिम हिंद की उपाधि से उनको सम्मानित किया और वो फिर उनके साथ काम करने लगे। तो ये थे हबीब, जिनको हम नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया और मांगा क्या, तो स्वाधीनता संग्राम में काम करने के लिए कुछ उनको चाहिए, कोई काम दिया जाए और एक जोड़ी खद्दर के कपड़े। एक और ऐसे ही अनाम गुमनाम की चर्चा हम करना चाहेंगे, वो जो जकार्ता की घटना है और सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस वहाँ धन इकट्ठा करने के लिए गए, तो एक लड़के ने आकर के उनको अपनी माँ की तरफ से बहुत बड़ी रकम दी कि ये जेवर गहने और रकम मेरी माँ ने भेजे हैं, आपके काम आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं ये पैसे और जेवर तो नहीं लूँगा, लेकिन माँ से मैं मिलना चाहूँगा। माँ यानी जो उस लड़के की माँ थी,
उनको भी उन्होंने अपनी माँ के रूप में संबोधित किया और उस लड़के के साथ उस महिला से मिलने गए तो उन्होंने उनके पैर छुए और कहा कि माता, तुम भारत माता हो, तुमने मुझे पैसे भेजे, जेवर भेजे, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। तो फिर माता ने पूछा कि बताओ बेटे, तुमने मुझे भारत माता कहा है, भारत माँ कहा है, जो तुम चाहोगे मैं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा भाई चाहिए, क्या तुम अपने बेटे को हमारी लड़ाई में साथ भेज सकती हो? राम युद्ध पर बिना लक्ष्मण के नहीं जा सकता है। माँ ने उस इकलौते बेटे को भी जो है सो जाने के लिए कहा कि जब मांग रहा है सुभाष तो तुम चले जाओ। उनकी आंखें छलछला गईं। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं माता, अगर दे रही हो पत्र को तो खुशी खुशी दो। उन्होंने किसी तरह अपने ऊपर संयम किया और बेटे को दे दिया। उनका बेटा स्वाधीनता संग्राम में मारा गया। 60 के दशक में धर्मवीर भारती जोग जकार्ता गए तो उस महिला से भी मिलने गए और उन्होंने देखा कि उनके पूजा घर में अखबार में छपी एक फ़ोटो लगी हुई है जिसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ एक और लड़का है, वो उन्हीं का बेटा था। उन्होंने पूछा कि किनकी फ़ोटो, तो उन्होंने यही कहा कि जिसमें मेरा बड़ा बेटा सुभाष है उसमें मेरा छोटा बेटा है। यानी उन्होंने सुभाष को बड़ा बेटा कहा और जिनका सगा बेटा था उसको छोटा बेटा कहा कि जब मेरा छोटा बेटा मारा गया तो मुझे उम्मीद थी कि चलो कम से कम बड़ा बेटा तो है, लेकिन जब बड़ा बेटा भी लापता हो गया तो फिर उसके बाद जो है सो मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और तब से मैं इसी घर में बंद हूँ। तो आज मैंने आपको ऐसे 3 अनाम गुमनाम नायकों की कहानी बताई, छीता पटेल की कहानी, हबीब की कहानी और एक माता की कहानी जिसने सुभाष चंद्र बोस को अपना बड़ा बेटा माना और अपने इकलौती संतान को उनके हवाले कर दिया, जो कि इस दुनिया में रहा भी नहीं स्वाधीनता संग्राम के क्रम में। तो हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है और हमारे उद्देश्य भी है कि हम ऐसे नायकों से आपको परिचित कराएं जिनको कोई नहीं जानता है। उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनकी कुर्बानी को हमें नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। ऐसे सभी वीरों को हम शत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के भी इन पक्षों के बारे में कम लोगों को पता है, उन सबको हमारी श्रद्धांजलि। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसे अवश्य ही जो है सब्सक्राइब और शेयर करिए कि जितने लोगों के बीच जाएगा तो ऐसे हम अनाम गुमनाम लोगों के बारे में लोगों को पता चल पाएगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।